इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे एक बार, ओनली वंस ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। वो कब? 1924 में। और उसी टाइम पर उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया के लिए आज़ादी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी अ गिफ्ट, फ्री गिफ्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स, इट विल बी द वर्क ऑफ इंडियंस। इंडियंस लोगों का ही मेहनत होगा जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ब्रिटिश लोगों के गिफ्ट हमें नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये क्लियर होता है कि हम लोग खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एंड बिकॉज वी विल बी मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स वी नीड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो महात्मा गांधी के 1924 का, ये मैं स्टेटमेंट फॉर्म में आपको कल लिखवा दूंगा सारा चीज़, ठीक है। महात्मा गांधी का 1924 का जो वो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करता है कि इंडिया नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। बाद में काफ़ी टाइम, लेकिन महात्मा गांधी ने डायरेक्टली नहीं बोला था, इनडायरेक्टली, क्योंकि हम बनाएंगे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होगा ही, तभी तो बनाएंगे। तो इनडायरेक्टली ही इंडिकेटेड टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, ठीक है। बट लेटर पीरियड में एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने पहली बार कहा था कि इंडिया के लिए जब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी चाहिए। Without constituent assembly there cannot be a constitution. So first person to make the demand for constituent assembly was M.N. Roy. He is the first person to make such a demand, ठीक है। इन्हीं के डिमांड के बाद से कांग्रेस ने ऑफिशियली इस डिमांड को करना शुरू कर दिया 1935 से, ठीक है। कांग्रेस अब ऑफिशियली इस डिमांड को एक्सेप्ट कर ली कि यस ये होना चाहिए। तो कांग्रेस अब यहाँ से डिमांड करना शुरू की। क्या ब्रिटिशर्स लोग एग्री हुए थे? वो दे एग्री, आई मीन डिड दे एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर डिमांड? तो बहुत समय तक तो नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन 1940 के अगस्त ऑफर में अनऑफिशियली, मतलब अनऑफिशियल फॉर्म में, कैजुअल मैनर में उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। इसी को बोला जाता है इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस। So the demand of the Constituent Assembly, which was made by Indian National Congress and the other Indians, was unofficially, that means in principle, accepted by Britishers in 1940 in August offer. जब आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे कि अगस्त ऑफर आखिर क्यों लाया गया। देयर वाज सर्टन रीजन बिकॉज ऑफ विच दिस अगस्त ऑफर केम इनटू, आई मीन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। बट दिस वाज अनऑफिशियल एक्सेप्टेंस। इन अगस्त ऑफर इट वाज एक्सेप्टेड बट अनऑफिशियली। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन वैसे फेल हो गया था, लेकिन क्रिप्स मिशन में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था इंडियन का डिमांड कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो इसमें एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अब बिकॉज ये एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद अब आपको बनाना है। तो बनाने के लिए एक कमीशन इंडिया आई थी 1946 में, जिसको आप बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टीफर्ड क्रिप्स, राइट। ये तीनों में हेड थे पैट्रिक लॉरेंस। इसे भेजा था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने इंडिया में। नाउ दिस पर्टिकुलर कमीशन, दैट इज कैबिनेट मिशन, इस मिशन ने ही एक प्लान बनाया, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। और इसी प्लान के थ्रू इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई। करेक्ट है ना? तो यानी आप सीक्वेंस देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सबसे पहले महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट नहीं चाहिए, तो अपन खुद ही बनाएंगे हम, राइट। उसके बाद में एम.एन. रॉय का टाइम आया। एम.एन. रॉय ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। इन्होंने क्लियर कट बोला था, वो तो इनडायरेक्ट तरीके से था, इन्होंने क्लियर कट कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू किया, हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंडिया का ये जो डिमांड था, जो गांधी से लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस तक में चल रहा था, ये डिमांड को इनिशियली ब्रिटिशर्स लोग ने एक्सेप्ट किया था? नहीं। इसे अनऑफिशियली यानी इन प्रिंसिपल इट वाज एक्सेप्टेड इन 1940 इन अगस्त ऑफर, ठीक है। ऑफिशियली इट वाज एक्सेप्टेड इन 1942 क्रिप्स मिशन। एंड व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड, तो भाई अब काम तो शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया और बिल्डिंग बना ही नहीं है तो काम कैसे चलेगा? तो बनाओ। तो कैसे बनाएंगे वो बनाने के लिए एक नेक्स्ट मिशन भेजा था, दैट इज कैबिनेट मिशन 1946 की। इन्हीं लोगों ने प्लान बनाया, कैबिनेट मिशन प्लान, एंड बाय दिस प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। अब भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो सभा घर बनकर रेडी हो गया। अब इसी घर में इंडियंस लोग जाएंगे और वहीं से इन लोग अपना देश का संविधान बनाएंगे, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं संविधान सभा। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर देखिए, है ना, संविधान बनाने के लिए वो सभा बैठी है, सब लोग बैठे, तो इसी को संविधान सभा बोलते हैं, ठीक है। अब बन गया, बिल्डिंग बन के रेडी।
तो अब भाई इस बिल्डिंग में आदमी कौन आएगा, कितना आएगा, ये भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब वो आता है मेंबर्स। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जब क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, दिस गोला मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गई तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 389 मेंबर्स। प्रोविजन के अकॉर्डिंगली कहा गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज़ गोइंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, यही हाउस है, हाउस में जितने भी मेंबर्स लोग रहेंगे, दीज पीपल दे विल बी मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, राइट। तो इसमें मेंबर्स कितने होंगे, 389 मेंबर्स। और 389 मेंबर्स कहाँ से आएंगे, सम ऑफ द पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, सम पीपल विल कम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया मतलब ये ब्रिटिश लोग का टेरिटरी, ये रियासतों से। आउट ऑफ 389 मेंबर्स 296 मेंबर्स वर टू कम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 मेंबर्स टू कम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है जी। ये प्रिंसली स्टेट्स वाले मेंबर्स कैसे आएंगे, मतलब हैदराबाद से 2 आदमी आएगा, जूनागढ़ से 1 आदमी आएगा, जम्मू कश्मीर से 3 आदमी आएगा, लेकिन वो कौन आदमी होगा, कौन उसको लाएगा, तो वो नॉमिनेट किया जाएगा वाइसरॉय द्वारा। वहाँ का राजा जिसका भी नाम लेगा वाइसरॉय उसको नॉमिनेट करेगा और सदन का सदस्य बना देगा, राइट, मेंबर उसको बना दिया जाएगा। देन ये जो 296 मेंबर्स आएंगे ये कहाँ से आएंगे भाई, तो ब्रिटिश इंडिया से। बट ब्रिटिश इंडिया अगर आप देखेंगे तो 2 हिस्सा में, जैसे आज के टाइम पे इंडिया स्टेट है, इंडिया में स्टेट है एंड यूनियन टेरिटरी, वैसे ही ब्रिटिश इंडिया में उस समय प्रोविंस हुआ करती थी, मतलब स्टेट, एंड चीफ कमिश्नर्स स्टेट मतलब यूनियन टेरिटरी जैसा। तो कहा गया आउट ऑफ 296 मेंबर्स 292 विल कम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, आई मीन प्रोविंस, एंड 4 विल कम फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स स्टेट, चीफ कमिश्नर्स स्टेट, ठीक है। तो ये आपको दिख गया इतने मेंबर्स लोग कहाँ से आएंगे, कितना मेंबर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो 389 मेंबर्स, करेक्ट है। लेकिन बताइए कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट कब हुआ, 1949, 46 से कहानी शुरू हुई, 49 तक जाने वाली है और 50 में ये लागू होगा। लेकिन इसी बीच में पार्टीशन हो गया था, पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान वाला इलाके को अलग कर दिया, है ना, तुम लोग जाओ पाकिस्तान। तो उस एरिया से जो हमारे संविधान सभा में मेंबर आ रहे थे, अब उसको बोलेंगे ना भाई अब इधर आके क्या कर रहा है, तेरे एरिया तो गया, तो तुम भी निकलो, है ना। तो उनको भी हम वापस यहाँ तो लेंगे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर पार्टीशन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल कम डाउन, राइट। तो पहले जो 389 मेंबर्स था, आफ्टर पार्टीशन ये स्ट्रेंथ कम होकर हो गया 299 मेंबर्स, ठीक है। सो ये 299 मेंबर्स में से 229 वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 70 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। दीज पीपल वर नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय, ठीक है। और ये जो 229 मेंबर्स थे, इन लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर द्वारा, मतलब स्टेट की लेजिस्लेचर इन लोगों को इलेक्ट कर रही थी, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दोज 389 मेंबर्स और बाद में जो 299 मेंबर्स हो गया, आउट ऑफ दोज मेंबर्स पर मेंबर ईच मेंबर वर रिप्रेजेंटिंग 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। हर व्यक्ति 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। देन महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों का अलग लेवल था। ये कभी भी उस भीड़ में जाकर बैठने के लिए रेडी नहीं थे कि हम तो बाहर अपना सभा अलग ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे, ठीक है। देन संविधान सभा में ये जो 389 मेंबर्स हैं, इसमें कौन कौन से जाति के लिए क्या किसी के लिए रिजर्वेशन था, तो हाँ जी, देयर वाज सम सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम्स एंड सम सीट्स वर रिजर्व फॉर सिख। बाकी का सब जनरल कहा जाता था, ठीक है। सिख वाला जो सीट है उस पर सिर्फ सिख आकर बैठेगा, मुस्लिम वाला सीट है उस पर सिर्फ मुस्लिम्स को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक। क्या उस संविधान सभा में वुमेन मेंबर थी, हाँ जी थी, देयर वर 15 मेंबर्स, पहले भी 15 बाद में भी 15 ही था, इवन आफ्टर पार्टीशन देयर वर 15 मेंबर्स, ठीक है जी। देन फिर ऑफिस होल्डर कौन थे, ऑफिस होल्डर मतलब संविधान सभा में जो ऊपर एज अ स्पीकर बैठा है, तो स्पीकर जैसा कौन बैठेगा, वो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऑफिस होल्डर में वी हैव प्रेसिडेंट। कल से एक काम करेंगे, 3 बजे तक का क्लास रहेगा ना, तो बीच में आप याद दिला दीजिएगा 1:30 बजे के करीब में, 1 से 1:30 के बीच में तो एक ब्रेक छोटा सा रख लेंगे 10 मिनट का, क्योंकि एकदम लास्ट में 2-2:30 बजे ब्रेक लेने का भी मतलब नहीं है, ठीक है। और 3 बजे तक कंटिन्यूस में थोड़ा हैवी हो जाता होगा, है ना। तो इसके लिए 1 से 1:30 के बीच में हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है जी। देन ऑफिस होल्डर, ऑफिस होल्डर को किससे कहा जाता था, जो प्रेसिडेंट। देखिए संविधान सभा, अगर इफ आई से कि दिस इज संविधान सभा, एक गोला वाला
पूरा संविधान सभा, सभी मेंबर्स लोग बैठे हैं, लेकिन सामने एक स्पीकर जैसा, जैसे लोकसभा में बैठता है, राज्यसभा में चेयरमैन बैठता है, वैसे ही संविधान सभा में भी एक प्रेसिडेंट जैसा बैठा था, उसे प्रेसिडेंट कहा जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन थे? कुछ टाइम के लिए टेम्पररी सिर्फ 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और 2 दिन के बाद में परमानेंट बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो 2 दिन के लिए कौन थे? द फर्स्ट 2 दिन के लिए बने थे सबसे पहले, तो इनको फर्स्ट बोला जाता है, इन्हीं को टेम्पररी कहा जाता है। कौन थे ये? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 9 दिसंबर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनॉग्रेशन कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्डिंग नया नया बन के रेडी हो गया है, अब उसका उद्घाटन भी करना है, तो उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो इट वाज ऑन 6 दिसंबर 1946, और 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, राइट, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड इट इज़ इन दिस मीटिंग। अच्छा, ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं ना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे एक पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन्हीं फैक्ट्स में से एक आध स्टेटमेंट डाल देगा, वो 2-3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। तो वैसे में दिस स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ सो अपॉइंटेड ऑन 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग में, देन he was appointed, the Sachidanand Sinha was appointed by Viceroy. His name was suggested by J.B. Kriplani because 1946-47 के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे J.B. कृपलानी। तो J.B. कृपलानी, और क्योंकि हाउस में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी, तो J.B. कृपलानी ने ही सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सजेस्ट किया, और उसके बाद में वॉइसरॉय ने उनको अपॉइंट कर लिया एज अ प्रेसिडेंट। बट इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में फ्यूचर में स्पीकर वाले टाइम पर बताऊंगा कि देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ स्पीकर, देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ प्रोटेम स्पीकर, एक टेम्पररी स्पीकर। आज भी ये सिस्टम है, स्पीकर को अपॉइंट करने से पहले 1-2 दिन के लिए टेम्पररी स्पीकर आता है। टेम्पररी आज भी, ये अभी भी प्रेजेंट पैटर्न में इंडियन पार्लियामेंट में ये फॉलो किया जाता है। जब भी लोकसभा का इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद में जब आपको नया स्पीकर चुनना होता है, तो उससे पहले 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए प्रोटेम स्पीकर यानी टेम्पररी स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट ही किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और उसके बाद में 2 दिन के बाद में परमानेंट स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसे अब भी हम पार्लियामेंट में स्पीकर 2 दिन के लिए टेम्पररी लेते हैं, उसके बाद में वी गेट द परमानेंट स्पीकर, वैसे यहाँ पर टेम्पररी प्रेसिडेंट एंड देन 2 दिन के बाद में यू हैव द परमानेंट प्रेसिडेंट who will be working. So who is the permanent president of the Constituent Assembly? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही बाद में फ्यूचर में इंडिया के पहले राष्ट्रपति यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनेंगे। इनको इलेक्ट किया गया था, वो अपॉइंट होता है और ये इलेक्ट होता है, ठीक है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। तो इन्हें यूनैनिमसली पूरे हाउस ने इकट्ठा एक ही नाम लिया, राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, इनको बना दिया, ठीक है जी। सो इन्हें बना दिया हमने प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब? 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को, एंड दिस वाज द सेकेंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें जो आप फैक्ट्स देख रहे हैं ना, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और 2 दिन के लिए पहले टेम्पररी होगा, बाद में परमानेंट आएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया है फ्रांस से। दिस इज अ फ्रांस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शायद सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिस एंटायर टॉपिक इज फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्ट नाम का एक भी पॉइंट नहीं है, सब फैक्ट ही है, ठीक है जी। देन ड्राफ्ट, ये डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? देखिए, चेयरमैन लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्टन। कैप्टन नहीं है तो वाइस कैप्टन, क्रिकेट में है ना। वैसे ही लोकसभा में स्पीकर अगर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर आकर संभालता है। वैसे यहाँ पर भी वही था कि अगर चेयरमैन है तो ठीक, अगर चेयरमैन नहीं है तो उस समय डेप्यूटी चेयरमैन जाएगा काम करने। तो डेप्यूटी चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट हुए थे H.C. मुखर्जी, ठीक है। H.C. मुखर्जी के बाद में, ये कुछ टाइम के लिए थे, बाद में उसके जगह पे दूसरे आदमी को अपॉइंट किया गया था, वो थे V.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रिलायंस कंपनी का कोई वकील होता है कि नहीं? कंपनी का वकील होता है ना, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी वकील है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? The advocate, legal advisor of government of India is called attorney general, ठीक है।
अटॉर्नी जनरल उसी को कहा जाता है। और एडवोकेट जनरल किसको बोलते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट के वकील को। तो हर एक बॉडी, गवर्नमेंट हो, कोई कंपनी हो, हर किसी का लीगल एडवाइज़र होता ही है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी लीगल एडवाइज़र था। कौन थे ये? तो BN राव, सर BN राव वॉज द लीगल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। फाइनली स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब क्या था, समझिए दिस इज़ द हाउस। आप सब लोग इंडिया के अलग अलग एरिया से इलेक्ट होकर आए हैं, के लिए, क्या करने के लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। आप सब लोग कियोस मचाएंगे, इसीलिए मुझे मॉनिटर बना दिया गया। ठीक है, तो आई एम द मॉनिटर ऑफ द हाउस। तो मॉनिटर का क्या काम है? आप लोग में एक सिस्टमैटिक तरीके से सब काम हो, स्मूथली काम हो, ये देखना। तो मॉनिटर यानी स्पीकर यानी चेयरमैन, और मेंबर्स लोग हैं। और आप लोग क्यों आए हैं? टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट फिर यहाँ पर ही डिसाइड हुआ कि भाई वी ऑल विल बी मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, लेकिन एक आज़ाद देश को, एक ऐसा देश जो आज़ाद होने जा रहा है, उसके लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही रिक्वायर्ड है या और भी कई लॉ की रिक्वायरमेंट होगी? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से देश नहीं चलेगा, यू ऑल्सो नीड सेवरल अदर लॉज। वो कब बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद वो बनाने चलेंगे तो कब टाइम ही नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, साथ साथ में वो भी बनाते हैं। तो किसी ने पूछा भाई कब बनाएंगे? तो बोला एक काम करते हैं, हम ही सबको मिलकर ही बनाना है। विल डू वन थिंग, वी विल कम ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। समझिए MWF, ऐसा बोला नहीं था लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सब लोग ने डिसाइड किया कि हम MWF को आएंगे, यही सब लोग रहेंगे। MWF को मॉनिटर मैं रहूँगा, ठीक है। और उस दिन आप लोग क्या करेंगे? सब लोग बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काम करेंगे। उस दिन हम बाहर एक नेम प्लेट जैसा लगा देंगे, लिखा रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। समझ जाएगा आदमी अंदर काम चालू है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर डिसाइड हुआ कि एक काम करें, ये होगा MWF को, और TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम ही लोग यहीं पर आएंगे। आकर क्या करेंगे? तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, उस दिन अदर लॉ बनाने का काम करेंगे। तो नेम प्लेट चेंज कर देंगे और उधर लिख देंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेम ही एरिया है, सेम ही लोग हैं, बट अलग दिन अलग काम कर रहे थे। जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम करने आते थे तो दे यूज्ड टू कॉल कि वी आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एरिया सेम ही है। एंड जब उन लोग अदर लॉ बनाने आते थे तो एट दैट टाइम दे यूज्ड टू से कि वी आर गोइंग टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेकिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता था तो उस समय मैं हुआ करता था मॉनिटर। तो मॉनिटर को कहा जाता है चेयरमैन। और जिस दिन अदर लॉ बनाएंगे उस दिन किसी और को आप मॉनिटर बनाएंगे। उस दिन मैं मॉनिटर नहीं हूँ, उस दिन के लिए मॉनिटर कोई और है, और उस मॉनिटर को स्पीकर कहा जाता है। तो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मॉनिटर, और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये मॉनिटर है, ठीक है, दूसरे दिन। तो इस दिन के मॉनिटर कौन थे? GV मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर। इन्हीं को फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। वो कहा था आपके इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। GV मावलांकर इज द फादर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है है थोड़ा देर फटाफट निपटा लेते हैं। सी, so we are done with some of the facts, like see we are done with historical background, how the constituent assembly came into existence, we are done with the number of the members, what is the strength, पहले क्या था बाद में क्या था वो सब देख लिया। then we are also done with the office holder। ऑफिस होल्डर में आपको चेयरमैन पता होना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन पता होना चाहिए, लीगल एडवाइज़र यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, एंड देन फाइनल यू मस्ट नो कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर कौन था। खत्म, यहाँ तक के लिए। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेशन कितनी हुई थी। सेशन क्या होता है? सुनिए, क्या होता है कि नाउ एक क्लासेस का ही एग्जांपल लीजिए या कोई भी लीजिए। जब आप मीटिंग स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कि मीटिंग एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ, मीटिंग 2 दिन चली, 3 दिन चली, 4 दिन चली, 5 दिन चली, ऐसे चलती है। बड़ी बड़ी मीटिंग वैसे ही पार्लियामेंट की मीटिंग होती है ना, पार्लियामेंट का सेशन क्या है? उस सेशन के टाइम पे सब लोग आते हैं और डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ मीटिंग। लेकिन इतना बड़े टॉपिक के ऊपर इंडिया से रिलेटेड मीटिंग करना है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट हैपन इन 1 सिंगल डे, कंप्लीट कर होगा नहीं। तो वो मीटिंग 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक चलेगा, या 10 दिन चलेगा, या 1 महीना चलेगा। मीटिंग जो मोर देन 1 डेज तक चलता है उसके क्लबिंग को कहा जाता है सेशन। फिर जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगा फिर 2 महीने बाद बारिश के टाइम पर एक और मीटिंग शुरू करेंगे,
वो 7-8 दिन तक चलेगा। तो वो एक सेशन कब हुआ, बारिश के टाइम पे, मॉनसून सेशन। फिर वो सेशन ख़त्म, फिर एक नया मीटिंग ठंड के टाइम पे करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा मीटिंग, फिर वो 4-5 दिन चलेगा। तो बिकॉज मीटिंग इज ऑफ मोर देन 1 डे, सो वी कॉल इट सेशन, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा था, भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। एक बार आया ना तो 4-5 दिन 10 दिन तक तो तीन लोग चलाते थे, मतलब कंटिन्यू नहीं है। 5 बजे गया घर पे, फिर दूसरे दिन आएंगे 11 बजे, फिर 11 से 5 तक मीटिंग करेंगे, बट मीटिंग एक ही टॉपिक पे चल रहा है, मीटिंग खत्म नहीं हुआ है। सो दैट वॉज कॉल्ड सेशन। ऐसे कितने सेशन हुए हैं, तो देयर वर इन टोटल 11 सेशंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन टोटल 11 सेशंस हुआ था, ठीक है। फर्स्ट सेशन वॉज स्टार्टेड ऑन 9th of December 1946 और जो लास्ट यानी 11th सेशन था वो ख़त्म हुआ था 26th of November 1949 को। ये वही डेट है ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, ठीक है, अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया। और एनफोर्स कब हो गया, कंप्लीटली एनफोर्स 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नाउ इसके अलावा 2 स्पेशल सेशन भी हुआ है, 2 स्पेशल सेशन। वो कौन सा सेशन है, एक स्पेशल सेशन हुआ था रिपब्लिक होने से 2 दिन पहले 24th of January 1950 को। इस दिन क्या हुआ था, देखिए 1947 के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ 299 था, बट ऑन दिस डेट दैट इज 24th of January 1950 कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करना था कि द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज हैज़ बीन एक्सेप्टेड, उसको चलो हम सब लोग मिलकर साइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट पेपर। तो उस दिन सिर्फ 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे एंड दिस 284 मेंबर्स लोग ने उसको साइन किया। फर्स्ट पर्सन टू साइन दिस डॉक्यूमेंट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द लास्ट पर्सन टू साइन दिस डॉक्यूमेंट वॉज, वो यहाँ नहीं है लेकिन इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम क्या था, फिरोज गांधी, एग्जैक्टली। फिरोज गांधी was the last person to sign this document, ठीक है। एंड यही डेट है 24th of January 1950 जिस दिन साइन हुआ, जिस दिन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग वाज आल्सो एडॉप्टेड। अब ये बताइए नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है। और एक स्पेशल सेशन हुआ था 14th and 15th of August 1947 को। ये स्पेशल सेशन जो 14th और 15th of August को हुआ था, यानी भारत की आज़ादी के साथ में शुरू हुआ, ये 5वां सेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, राइट। इसी सेशन में प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू का वो पॉपुलर स्टेटमेंट है, व्हेन वर्ल्ड इज स्लीपिंग इंडिया विल अवेक टू डेस्टिनी, वो वाला जो पॉपुलर भाषण, वो 5th सेशन में ही है, ठीक है। देन इसी दिन 5th सेशन जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरिन हो गई। सॉवरिन मतलब किसी के भी अंडर में नहीं है। अब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिश के अंडर में ही मानी जाती थी, फंक्शन करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के गाइडेंस में, लेकिन अब से वो किसी के गाइडेंस में नहीं है, वो खुद में अपने आप में एक सॉवरिन बॉडी है, ठीक है। नाउ टोटल सेशन 11 हुआ था, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग हुई थी 114 फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ मीटिंग 114 हुई थी, ठीक है। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग आप लोग को पता ही है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स एक बार देख लीजिएगा। नेशनल एंथम, नेशनल और ये नेशनल सॉन्ग, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है। देन इसकी कुछ कमिटीज़, ये एग्ज़ाम में आपको पूछेगा, ये पूछने की टेंडेंसी होती है। स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग को क्या है ये, देखिए गाड़ी का स्टीयरिंग क्या काम करता है, उसको डायरेक्शन देना, है ना। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्शन देना कि हमें क्या मीटिंग करना चाहिए, कैसे मीटिंग करना चाहिए, फलाना डिगराना, वो सारा चीज़ प्लान करने के लिए देयर वाज अ कमिटी कॉल्ड स्टीयरिंग कमेटी एंड दिस वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देन यू हैव द रूल्स कमिटी, अलग अलग नंबर ऑफ कमिटीज़ थी। रूल्स कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एडवाइजरी कमेटी बाय सरदार पटेल, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ कमेटी, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी वॉज हेडेड बाय हू, सो दिस कमिटी वॉज हेडेड बाय सरदार पटेल। ये मैंने सारे कमिटीज़ का नाम नहीं लिखा है, ओनली दोज कमिटीज़ विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये 7-8 कुछ कमिटी का नाम है। 20 कमिटीज़ का नाम आपको याद रहना चाहिए कि इस कमिटी के हेड कौन थे। ये थे ये जो भी लोग हैं, इन लोग हैं, ठीक है। ठीक है। देन फाइनली यू हैव ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन 29th of August 1947 को, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था।
7 मेंबर्स थे, ये 7 मेंबर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। 7 मेंबर्स में 2 मेंबर का डेथ हुआ था, BL मित्तल एंड DP खेतान, एंड दीज पीपल वर रिप्लेस्ड बाय N माधव राव एंड TT कृष्णमाचारी। ठीक है जी। BR अम्बेडकर कोई फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। मनु कौन? मनुस्मृति है ना, लॉ गिवर, द फर्स्ट लॉ गिवर मनु इज, उन्हीं का है मनुस्मृति, और वो फर्स्ट लॉ है। वैसे ही आज़ाद हिंदुस्तान में लॉ देने वाले कौन है? BR अम्बेडकर, तो इनको कहा जाता है मॉडर्न मनु, मॉडर्न ज़माने के मनु ये है। ठीक है जी। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये डेट्स देख लीजिए। 6 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ था, 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को चेयरमैन बना दिया टेम्परली। 11 तारीख को सेकेंड मीटिंग राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। 13 तारीख को, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कल की क्लास में जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दिस वाज अडॉप्टेड ऑन 13 दिसंबर 1946। ठीक है, आज बीच में ब्रेक लेना भूल गए, बस उसीलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अभी झटपट में लेके बस अब कंप्लीट ही है, ये वाला पॉइंट हेडिंग पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स है तो ये कल डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन 11th ऑफ दिसंबर ये, 13th ऑफ दिसंबर ये, 29th ऑफ अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। 26th ऑफ नवंबर को क्या हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे है ना, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, हैंस ये आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। प्लस इसको लीगल डे भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ लॉ डे। 24th ऑफ जनवरी 1950 को लास्ट सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 26th ऑफ जनवरी को होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड, रिपब्लिक डे है, प्लस ये डे ऑफ कमेंसमेंट भी है। ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत का डेट कौन सा माना जाता है, शुरू कब से हुआ है? तो वो इस डेट से है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 394 जब पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन भी है। ठीक है जी। देन ये क्यों इसी डेट को? क्योंकि लाहौर सेशन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लाहौर, हाँ, पूर्ण स्वराज का नाम हम लिया था ना, 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे करके था। अब ये कुछ नहीं है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय एक पार्ट था, एक प्रियम्बल था, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स था, और 8 शेड्यूल। आज तक टोटल 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और इसके वजह से ये सारा डेवलपमेंट्स हो गया है, 125 इतना इतना करके। ठीक है जी। ये कुछ मिसलेनियस ड्यूरेशन, कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स। खर्चा कितना हुआ? ये लक्ष्मीकांत में दिया ही हुआ है, 6.4 मिलियन। ठीक है जी। रेफरेंस क्या है? 60 कंट्रीज़ को, ये लक्ष्मीकांत का ही डिटेल है। ठीक है, 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रेफ़र किया था। अब इसमें से ये सब है, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है। वैसे ओरिजिनल कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन का किसने कैलीग्राफ किया है? तो पहला जो फर्स्ट कॉपी है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रिंटेड नहीं है, इट इज़ ए हैंड रिटन। ठीक है, अच्छे से डिज़ाइन बना बना के लिखा है। तो किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, ये एक ही आदमी है। ठीक है, ठीक है ना, तो इन्होंने ये लिखा था। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किसने किया था? आप उसके हर एक पेज को देखेंगे तो वो डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन किया था आर्टिस्ट लोग, शांति निकेतन से आए थे। शांति निकेतन आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, उसी के आर्टिस्ट लोग आए थे इसको डिज़ाइन करने के लिए, और उन पूरे आर्टिस्ट लोगों के हेड थे नंदलाल बोस, इसीलिए हम क्रेडिट देते हैं नंदलाल बोस को। लेकिन उसी टीम में एक आदमी थे जिनका नाम था राम बेओर सिन्हा, ये इन्होंने स्पेसिफिकली प्रियम्बल का डिज़ाइन बनाया है। प्रियम्बल के ऊपर जो भी आपको डायग्राम दिखेगा वो इन्होंने बनाया है। तो प्रियम्बल के लिए क्रेडिट हम राम बेओर सिन्हा को देते हैं। ठीक है जी। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? तो अनडिवाइडेड इंडिया का मैप था जिसके बीच में हाथी का फेस था। और बाद में ओरिजिनल कॉपी, आज के टाइम पे ओरिजिनल कॉपी कहाँ पर है? दैट फर्स्ट कॉपी तो इंडिया के पार्लियामेंट में देयर इज़ अ लाइब्रेरी, जिसको आप पार्लियामेंट लाइब्रेरी बोलते हैं, इसी बिल्डिंग में। वहीं पर इसको एक कंटेनर में रखा हुआ है, गोला सा कांच का डिब्बा जैसा है, उसी के अंदर बुक को रखा है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही वाला मतलब लैंग्वेज वाला बुक वहाँ पर रखा है। ठीक है, और उसके अंदर एक गैस छोड़ दिया है, उस गैस का नाम है हेलियम। क्यों? इससे उस पेपर की क्वालिटी, उसका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। हमारा टारगेट है इस बुक को हमें 1000 ईयर तक प्रिजर्व करके रखना है। अभी तो सिर्फ 73 हुआ है, अभी तो 900 से भी ज़्यादा साल बाकी है। ठीक है, तो 1000 साल तक इसको प्रिजर्व करना इज़ द टारगेट। ठीक है जी। तो ये दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ कम्प्लीटली फैक्चुअल। या आप उनसे PDF ले लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिए, अगर कुछ भी डाउट होगा तो फिर बताइएगा, विल हैव अ डिस्कशन। ठीक है।